नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको वीएलई से रिलेटेड, कुछ सोसाइटी से रिलेटेड और कुछ जी टू सी और बी टू सी सर्विस से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों को अभी भी वीएलई कौन है, वीएलई का काम क्या है, जी टू सी और बी टू सी सर्विस है क्या, वीएलई सोसाइटी क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है और इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसके कुछ एक रूल्स जो मेंबर के लिए बनाए गए हैं वो क्या हो सकते हैं। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए हैं कि आप जो इकट्ठा हो रहे हैं, सोसाइटी बना रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ हमें भी बताइए और कुछ एक उस पर चर्चा करनी ज़रूरी है। तो इंडिविजुअल मैं किसी को इतना ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी सारी बातें हैं जो अधिकारियों को भी पता होनी चाहिए कि वीएलई हैं कौन, उसका काम क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो जी टू सी और बी टू सी सर्विस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि वीएलई है कौन। वीएलई एक सीएससी ऑपरेटर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वह सीएससी पर जो कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा या एक प्राइवेट स्थान पर लेके संचालन जिनका हो रहा है, तो वीएलई एक सीएससी ऑपरेटर है। और इसके साथ साथ वीएलई एक अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकता है, क्योंकि जो इसकी वीएलई का मेन इसमें सीएससी पर काम करने का प्रयोग है वो यही है कि उसका खुद का भी बिजनेस प्लस गवर्नमेंट के साथ वह अपना मिलकर काम करे। और अगर वीएलई एक खुद बिजनेस करना चाहता है तो उसको अपने आप में मजबूत होना पड़ेगा। सामाजिक तरीके से सम्मान जो मिलता है उसमें भी उसको समाज में रहकर उन लोगों से मिलजुल कर बात करना, उन लोगों से मिलजुल कर काम करना, ये सभी उसको आना ज़रूरी है। अगर उसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो वह काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना भी करेगा। तो सबसे पहले बात यही है कि वीएलई एक गवर्नमेंट लेवल से लेकर जो खुद का बिजनेस करने वाला एक व्यक्ति है और उसका जो भी वह सेवाएं दे रहा है उसकी गुणवत्ता से उसका सीधा संबंध है। कुछ एक अधिकारी अभी भी वीएलई को एक फोटोस्टेट की दुकान पर बैठने वाला ऐसा व्यक्ति मान रहे हैं कि जो सिर्फ फोटोकॉपी करके सामने वाले को देता है और उसकी कोई और जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन इन अधिकारियों को यह भी समझना पड़ेगा कि वीएलई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो गांव में एक जगह पे सारी सर्विसेज देगा और सभी अधिकारियों, सभी डिपार्टमेंट से संबंधित होगा। और काफ़ी सारे केसेस में ये भी हो सकता है कि वीएलई उस संबंधित अधिकारी से जो उसकी सर्विस दे रहा है उससे अधिक पढ़ा लिखा भी हो सकता है। मैंने अपने कुछ एक दोस्तों से बात करी है, कुछ एक मित्रों से बात करी है जो वीएलईज हैं, तो काफ़ी सारा मेरे को एक प्रयोग देखने में मिला है कि वीएलई काफ़ी वेल एजुकेटेड पर्सन्स हैं। और हरियाणा की बात तो मैं कर ही रहा हूँ, बाकी स्टेट्स का तो थोड़ा मेरे को ज्ञान कम है कि उसमें वहाँ पे क्या प्रोसीजर चल रहा है। लेकिन जो हरियाणा में जो वीएलई अभी हुए हैं सिचुएटेड, तो वहाँ का जो वीएलई है वो बहुत ही एजुकेटेड है। तो दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि वीएलई एक सरकारी सेवक के साथ साथ एक ऐसा बिजनेस पर्सन भी है जो अपना काम करने के साथ साथ गवर्नमेंट का काम भी करेगा। और एक सरकारी संस्थान जो पंचायत घर है या फिर कोई राजीव गांधी कार्यालय है, तो वहाँ पे वीएलईज को अपॉइंट किया गया है। कुछ एक ग्राम सचिवालय भी अभी नई जो हमारी है हरियाणा सरकार की नीति, कुछ ग्राम सचिवालय भी बनाए गए हैं जहाँ पे ग्राम सचिवालयों में वीएलईज को वही काम दिया गया है।
तो काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो वीएलईज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार कुछ एक मेरे दोस्त वीएलई मेरा एक दोस्त वीएलई जो रोहतक से है, मेरे पास फ़ोन आया उसका, और उसने मेरे को एक इंसिडेंट बताया कि कुछ एक लोग जब वो कुछ पेंडिंग डॉक्यूमेंट थे उसके लिए वह तहसीलदार से मिलने गए, तो तहसीलदार ने जब परिचित व्यक्ति से पूछा जो उसके पास लेकर गया कि ये लोग कौन हैं, तो उस परिचित व्यक्ति ने उसका वीएलईज का इंट्रोडक्शन करवाया कि ये वो लोग हैं जो गांव में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और जितने भी हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट्स वगैरह जनरेट होंगे वो यही लोग आगे प्रोवाइड करेंगे। तो तहसीलदार कुछ अचंभित हो गया और उसने उसने कहा कि ये जो फोटोकॉपी और प्रिंट कॉपी करने वाले लोग ये हमारी सेवाएं कैसे दे पाएंगे। तो इसमें दोस्तों एक आश्चर्य करने वाली बात ये है कि कुछ एक लोग अभी भी अधिकारी हैं, वो भी हमारे इस वीएलईज के जो काम हैं उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। एक वीएलई वह सभी सुविधाएं देगा जो हर डिपार्टमेंट का एक काम होता है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो इंश्योरेंस से संबंधित हो, या फिर आप पेंशन से संबंधित काम लगा लीजिए, और इसके अलावा तहसील से संबंधित काम हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे काम हैं जो एक वीएलई को प्रोवाइड करने हैं। तो इन सारे कामों का जो जिम्मेवारी है वीएलई उतना ही सक्षम होना चाहिए जितना कि वो जिम्मेवारी का काम अधिक से अधिक है। और वीएलई के साथ एक समस्या ये भी है कि जो अधिकारी हैं वो कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा पुराना टाइम जो अधिकारियों का था उसमें उनके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो जब वो कंप्यूटर से रिलेटेड वीएलईज के जो समाधान है तो वो नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, लेकिन धीरे धीरे करके ये दूर होंगी। और इसके अलावा जो वीएलई का जो डिपार्टमेंट के कई कार्य ऐसे होते हैं जो उसको अनुभव के साथ साथ आते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव होगा वीएलई को, वह अपने प्रत्येक डिपार्टमेंट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन कर पाएगा। इसके अलावा जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारी श्रेणी के मेरे आदरणीय लोग हैं, उनसे भी हमारी वीएलईज की विनती है कि वो अच्छे तरीके से सहयोग दें, क्योंकि बिना उनके सहयोग के कोई भी वीएलई अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। और काफ़ी जागरूक होने की उनको भी ज़रूरत है कि वीएलई हैं कौन और उनका काम क्या है। वीएलई एक ऑपरेटर है और वो अपना काम यूज़र से, जो सिटीज़न आएगा उससे डॉक्यूमेंट लेकर अधिकारी तक पहुंचाना वीएलई का काम होगा, और बाकी जो चेकिंग का काम है वो एक अधिकारी का ही होगा। और अधिकारी को भी ये समझना चाहिए कि वीएलई की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो अधिकारी कह रहा है। कई अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये सभी वीएलईज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर कुछ गलत हुआ तो उनको भी समझना चाहिए, अधिकारियों को भी। और वीएलई का जो काम है वो एक मीडिएटर का काम है कि एक आप गांव का कोई नागरिक है वो वीएलई के पास आता है तो वीएलई उसको सेवा दे। और इसके अलावा जो आजकल डिजिटल इंडिया नाम से एक स्कीम चली हुई है कि सारे भारत को डिजिटल इंडिया करना है, तो डिजिटल इंडिया के लिए वीएलई एक ही बहुत ही सक्षम प्रणाली का विकास कर सकता है, क्योंकि वीएलई है वो हर एक गांव में एक वीएलई सेटअप किया गया है। जो काफ़ी सारी ऐसी सेवाएं हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड और जो प्राइवेट से रिलेटेड हैं जो पहुंच नहीं पाई थी पहले, तो उनको डिजिटल इंडिया का मतलब यही माना गया कि वीएलई को
अपॉइंट करके जो सेवाएं शहर से गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उन सेवाओं को गांव में ही उपलब्ध करवाया जाए। और काफ़ी सारे लोग अभी तक इस बात को नहीं जानते हैं कि वीएलई का काम हर जगह पे अलग अलग होता है, और वीएलई ज़्यादातर कमीशन पर निर्भर जो लोग होते हैं, और सरकार के साथ मिलकर अपना कुछ बिजनेस, छोटा मोटा जो बिजनेस है, साथ साथ में करते रहते हैं, जो अपनी मेहनत से उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो अधिकारियों को भी जागरूक होना चाहिए कि अगर कोई वीएलई कोई अदर काम कर रहा है तो वो हो सकता है गवर्नमेंट सर्विसेज में ना हो, और अगर कोई इस तरीके की कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं कि वह वीएलई अधिक पैसे ले रहा है या कुछ, तो उसकी जांच थोड़ा सा अच्छे तरीके से की जाए, क्योंकि वीएलई को दोनों काम मिले हुए हैं। बिजनेस के तरीके से भी है वीएलई, और एक सरकार का जो नागरिक, जो सरकारी तौर पे कर्मचारी वहाँ पे लगाया हुआ कर्मचारी है। तो अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है इन दोनों पहलुओं को। और इसके अलावा हर एक राज्य का एक अपना हिसाब होता है, उसमें अपना एक कमीशन होता है वीएलई का, और कमीशन के हिसाब से भी कुछ एक वीएलई सेटअप किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक राज्यों में हो सकता है कि कुछ डीसी रेट्स या परमानेंट टाइप से भी हो सकते हैं। और सीएससी जो सेंटर पर सहूलियत मिल सके, उसकी सारी जिम्मेदारी एक वीएलई की ही रखी गई है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं कुछ एक अधिकारियों को, जो काफ़ी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा है कि वीएलई काफ़ी ज़्यादा रुपए ले रहे हैं नागरिकों से। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ। अगर कोई वीएलई कोई सिटीजन वीएलई के पास आता है और उससे वह 50 रुपये कोई फाइल का चार्जेस करता है, उस फाइल को भरने का, उस फाइल पे जो भी खर्चा आया है, या फिर आप कह सकते हैं उसके पेज जो प्रिंट हुए हैं, या फिर उसकी जो फ़ोटो कॉपी हुई है, या फिर अन्य कई प्रकार का उसका जो भी खर्चा हुआ है, वो 50 रुपये चार्ज करता है। तो वो कोई अधिक नहीं है, क्योंकि अगर मान के चलिए आप कि एक व्यक्ति वो गांव से शहर के लिए जाता है, और उसका पूरा दिन खराब होने के बाद उसको कुछ जानकारी मिल पाती है, और अगर आप उसको एक नज़रिए से देखिए तो उसका 300 रुपये का तो दिन की कमाई का खर्च भी जा रहा है, और 50 रुपये किराया भी लगेगा। इसके अलावा जो फार्म लेने का, भरने का, और उसी दिन जमा ना होने का जो उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वो इससे कहीं ज़्यादा होगा। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए जो सीएससी खुले हैं, वहाँ पे आप B2C सर्विसेज से रिलेटेड जो वीएलई हैं, अगर वो 50 रुपये या कुछ एक जेन्युइन रीजनेबल जो चार्जेस हैं वो ले रहे हैं, और कुछ एक गवर्नमेंट की जो फीस है वो लेते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी अधिकारी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर यही व्यक्ति वीएलई अगर उस व्यक्ति को मना कर देता है, तो उस व्यक्ति को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि वो दोबारा उसके पास हो सकता है ना भी आए। और क्योंकि वह शहर जाएगा, शहर जाने के बाद उसको अलग से फार्म लेना पड़ेगा, हो सकता है वो फार्म गलत हो, तो वीएलई उसको, क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो जिसके पास जमा होने होते हैं उसी को ही इसके बारे में ज्ञान होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में जो बदलाव है, और जो 50 रुपये अगर वीएलई उसको चार्ज कर रहा है फाइल के भरने के, और उसी पे जो खर्च आ रहा है, तो ये B2C श्रेणी में आता है। तो इसका अच्छे अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि एक गवर्नमेंट जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सर्विसेज दोनों को प्रदान करने वाला एक वीएलई जो रखा हुआ है सीएससी पर, उसका काम एक नागरिक को सर्विस देना है, वह चाहे प्राइवेट सर्विस हो
और चाहे वह सरकारी सर्विस हो, दोनों तरह की सर्विस वह प्रोवाइड करवा सकता है। और एक अपना जो है मिनिमम चार्जेस, जो रीजनेबल प्राइस, उसको लेने में वह कोई उसको हिचकिचाहट महसूस नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सारी अखबारों में भी पिछले दिनों में मैंने देखा कि कुछ एक लोग इसको बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं कि हरियाणा में तो खासकर ऐसा हो रहा है कि अखबारों में लोग एक दूसरे की कंप्लेंट्स दे रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग भी सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वीएलई ज़्यादा रुपए ले रहे हैं और इनको उतने रुपए में ही काम करना चाहिए जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करे हैं वीएलईज को रुपए, वह उनका उसमें कमीशन है, और उससे ज़्यादा वो अगर कोई अलग से सर्विस दे रही हैं तो उसका वो चार्जेस लेने के हकदार हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत होगी कि G2C और B2C सर्विस है क्या। मेरे उन वीएलईज दोस्तों को भी जानने की ज़रूरत होगी कि G2C और B2C सर्विस में डिफरेंस क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्विसेज का मतलब सिर्फ फार्म देने से लेकर भरने तक व सर्टिफिकेट प्रिंट होने तक ही समझ रहे हैं, जो गवर्नमेंट की सर्विस है। लेकिन इसमें जो G2C और B2C दोनों तरह की सर्विस शामिल हो की जाती है। G2C सर्विस में अगर किसी भी वीएलईज के पास कोई कंप्लीट फार्म आता है तो वह उसको लेकर और अपलोड कर सकता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक प्रिंट करने के भी यूज़र को पैसे देने पड़ते हैं, जो कि G2C सर्विसेज से हटके है। लेकिन अगर उसको देखा जाए कि अगर वही फाइल वह वीएलई से भरवाता है, डॉक्यूमेंट से लेकर उसकी सभी तरीके से जानकारी लेता है, और इसके अलावा वह अन्य खर्च भी करता है जो फाइल के साथ साथ फ़ोटो कॉपीज हैं, या इसके अलावा और भी कई ऐसे खर्चे होते हैं, वो सभी B2C सर्विसेज में आते हैं। जो वीएलई उसको अगर लेता है तो वह अपने तरीके से अपनी पहचान और छवि बनाने के लिए उससे जायज़ पैसे ले सकता है। क्योंकि जो फ़ोटो कॉपी है, फॉर्म है, ये कोई अलग से भी आप इसको शहर में जाके जहाँ से ये अवेलेबल हैं कोर्ट में जाके या फिर वहाँ से भी आप बनवा सकते हो। वीएलई को इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप उसके पास पूरा फार्म कंप्लीट करके उसी के अकॉर्डिंग लाते हो तो किसी भी वीएलई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर अधिकारी, कुछ एक अधिकारी हैं जिनसे हम मिले हैं और जिन्होंने अपनी राय रखी है कि आप G2C और B2C सर्विस के लिए अलग अलग काउंटर बना दीजिए, तो मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या एक वीएलई G2C और B2C सर्विस देने के लिए किसी किसी जो भी अपने पास रखेगा, कोई व्यक्ति रखेगा उसको काम करने के लिए, तो उसको अलग से तनख्वाह कोई दे सकता है? अगर वीएलई की बात करें तो उसका खुद का ही इतना बड़ा बिजनेस तो होता नहीं है कि वह अपने तरीके से अपने उसको एक तनख्वाह दे दे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 5-6 हज़ार रुपये से कम पे नहीं रहेगा, और वीएलई खुद ही 7-8 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। तो ये एक असंभव सी बात है। अधिकारियों को भी समझना पड़ेगा कि अगर आपने ये सर्विस दी है, वीएलईज को आपने अपॉइंट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचना होगा। और जो नागरिक आपके पास आते हैं कोई कंप्लेंट्स लेकर इस टाइप की, तो उनको समझाना पड़ेगा कि ये एक G2C सर्विस है और B2C, जिसके बारे में अगर आप वहाँ से सहूलियत लेते हो तो उसका जो चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसी जो फाइल को आप कहीं और से भी बनवा सकते हैं। ये अधिकारियों को भी समझाना पड़ेगा, उन लोगों को जो कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट करते रहते हैं, और अखबार वालों को भी थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि G2C और B2C सर्विस है क्या। और आगे इसमें कुछ एक मेरे दोस्त हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं, और काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं उन्होंने भी बताई कि उनके डिस्ट्रिक्ट में जो
वर्किंग का स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हो सकता है कि अ, जो हिसार का है वो डिफरेंट हो सकता है, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट का, आपके डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो हरियाणा में भी काफ़ी सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे अलग अलग वर्किंग स्टाइल्स में काम चल रहा है। तो वर्किंग डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्क तय करना एक अपना स्टैंडर्ड है, सभी वीएलई को चाहिए कि एक डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग अपना जो वर्क है वो तय करें, उसकी एक लिस्ट बनाएं कि कोई भी व्यक्ति अगर बी टू सी सर्विस भी दे रहा है तो उसमें कोई अधिक प्राइस ना ले सके, एक रीजनेबल प्राइस हो। और कुछ एक लोग तो गवर्नमेंट सर्विस का 30 रुपये लिखते हैं, लेकिन जब फाइल देते हैं तो वो 100 रुपये उसका भी ले लेते हैं। तो जब अगर कोई व्यक्ति दोनों चीज़ों का 80 रुपये ले रहा है तो इसमें ये समझना पड़ेगा कि वो सभी टाइप की सर्विस दे रहा है। और अगर आप 30 रुपये लिख के 100 रुपये और ले लीजिए, ले लोगे, तो उसमें कोई, वो तो एक मार्केटिंग का स्टाइल है कि आप उसको किसी भी टाइप से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये एक थोड़ा सा ऐसी बात हो जाती है कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं आप उनको या तो मूर्ख बना रहे हैं, और या फिर आप उन लोगों को अच्छी सर्विस नहीं देना चाहते। तो एक अपने वीएलई जो हैं वो अपना एक डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग अपना प्राइस, जो बिजनेस का प्राइस है वो तय करें कि फॉर्म कितने में हम देंगे, कितने में भर पाएंगे, और क्या उसका रूल एंड रेगुलेशंस रहेंगे। तो एक डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ये तय करें जी टू सी और बी टू सी सर्विस में क्या फ़र्क है और क्या उसका खर्चा देना पड़ेगा। इसके लिए एक बेहतर तरीके से समझाना ही एक अच्छे वीएलई का काम है। यदि कोई वीएलई एक नागरिक को कहता है कि वह फार्म शहर से लेकर आ, तो वह सही सुझाव नहीं है। पहले आप उसको समझाइए कि इसका जो खर्चा है, आप अगर शहर से जाएंगे लेने के लिए तो उसके लिए जो खर्चा आएगा वो आपका ज़्यादा आएगा, और हो सकता है कि उस खर्चे के बाद भी अगर आपका फार्म सही ना भरा हुआ तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अच्छी तरीके से समझाने के बाद अगर फिर भी वो सर्विस वहाँ से लेना चाहता है तो कोई इसमें किसी वीएलई को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात हम करते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी है क्या? सोसाइटी एक, सभी जानते हैं सारे मेरे भाई, कि सोसाइटी एक संगठित तरीके से जो लोग काम करते हैं, एक समूह में काम करते हैं, उसी को ही सोसाइटी कहते हैं। जो आपस में विचारों को आपस में एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं, तो उसी को एक सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटी का जो मुख्य काम होते हैं वो यही होते हैं कि आपस में मिलकर हर एक काम को करना, जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करना, और एक अच्छे तरीके से किसी भी एरिया के काम को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट से है चाहे वो स्टेट से है, किसी अच्छे तरीके से काम को चलाना ही एक सोसाइटी है। तो जब सभी वीएलई एक इकट्ठा हो जाएंगे तो उनके सामने कुछ एक ऐसी समस्याएं हैं जो आपस में मिलकर वो समझ सकते हैं। लेकिन अगर वो ग्रुप में काम नहीं करेंगे तो हर रोज़ ऐसी समस्याएं आएंगी जिनके लिए अलग अलग अधिकारियों को भी परेशान करना वो ठीक नहीं रहता। क्योंकि हर एक व्यक्ति अगर अलग अलग तरीके से हर एक दिन अधिकारी को मिले तो अधिकारी अपना काम भी सही ढंग से नहीं कर पाते। तो जो एक बहुत बड़ी समस्या आती है, आप एक ग्रुप में इकट्ठे रहेंगे तो आप उच्च अधिकारियों से जो बात है वो सही ढंग से कर पाएंगे। अगर आप ग्रुप में नहीं होंगे तो वो समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेगी, किसी भी अधिकारी से आपकी ढंग से बात नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा जो बात है, कुछ एक ऐसी समस्याएं हैं जो हम उच्च अधिकारियों से बात करने के लिए जाते हैं, तो कुछ एक हमारे लोग होते हैं जो हमारे उन अधिकारियों से बात करते हैं, तो उनको हम सामने रखकर अपनी समस्याएं बताकर अपना जो काम है, वीएलई का जो काम है, उसको अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, और अधिकारियों का और हमारा समय भी खराब नहीं होता। तो दोस्तों, सोसाइटी के काफ़ी अन्य फायदे भी हैं कि जिस प्रकार से कई विवाद आपस में हो जाते हैं, कुछ एक विवाद ऐसे होते हैं जो
वीएलई का वीएलई से हो जाता है, तो उस विवाद को हम एक सोसाइटी में ही सुलझा सकते हैं। और अगर सोसाइटी नहीं रहेगी, एक ग्रुप नहीं रहेगा, तो वीएलई आपस में ही उन विवादों को एक अफसर तक पहुंचाएगा। उसके बाद वो अफसर हो सकता है कि किसी अन्य कारण से उस विवाद को ख़त्म करने के लिए किसी को हटा भी दे, या फिर उसमें नुकसान ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो सोसाइटी में कुछ एक विवाद हैं वो आपस में सुलझाए जा सकते हैं। अगर कोई आपका वीएलई दूसरे वीएलई की जगह पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे एक सोसाइटी में एक निर्णय बनाकर उसको सुलझाया जा सकता है कि कोई वीएलई दूसरे एरियाज में जाके काम ना करे। तो इसमें अधिकारियों का कोई ज़्यादा बड़ा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, जो अपने आपसी मामले हैं। सोसाइटी बनाकर कई ऐसे कार्य हो सकते हैं जो सामूहिक प्रेरणा से संबंध रखते हैं। चाहे वो आप कितने भी बड़े कार्य कर लीजिए, और हर एक गांव में एक वीएलई है ही, तो इस तरीके से काफ़ी सारा एक सहयोग मिलता है, और इससे समाज में एक प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। और सोसाइटी से कुछ लोगों को नई जानकारियाँ मिलती हैं, नए विचार मिलते हैं। कुछ एक ऐसी बातें होती हैं जो सुविधाओं की मांग के अनुसार हमें चाहिए होती हैं, और उसको हम जब सोसाइटी में होते हैं तो अच्छे तरीके से हम पेश कर सकते हैं और अपनी डिमांड रख सकते हैं, ताकि लोगों को भी सुविधा मिले, और जो वीएलईज हैं उनको भी अपना काम ढंग से करने का एक आश्वासन मिले। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो बातें हैं जो हम सोसाइटी में रह के एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और अधिकारियों से हम अच्छे ढंग से बात कर सकते हैं। तो इसके फ़ायदे और भी कई हैं। और इसके बाद अगर बात करते हैं हम जो अपने उद्देश्यों की, सोसाइटी के उद्देश्य क्या होने चाहिए। उद्देश्य सभी का जो निर्णय हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का निर्णय हो, उसको करने का जो एक सोसाइटी जैसे चाहती है कि सभी तहसीलों में एक जैसा फार्म हो, एक जैसे रूल्स और रेगुलेशंस हों। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो यही हैं कि सभी काम ऑनलाइन होने के बावजूद भी कई तहसीलों में रूल्स और रेगुलेशंस अलग हैं, कुछ तहसीलों में कुछ रूल रेगुलेशंस उनसे हटकर हैं। तो इससे काफ़ी सारी समस्या एक वीएलई को भी आ रही है कि कहीं से अगर कोई भी पर्सन उस फार्म को भरवाने के लिए आता है, तो वहाँ से वो समस्या ये भी आती है कि उस दूसरी तहसील से अगर वो रिलेटेड है, तो उसका फार्म दूसरी एक किसी और जो नज़दीक उसके सीएससी सेंटर है, वहाँ से वो नहीं भरवा सकता। तो जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो तहसील, जो एक डिस्ट्रिक्ट की तहसील्स हैं, उनका एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि जो समस्या है वो यही रहती है कि जो डिस्ट्रिक्ट नज़दीक होता है, उसके पास जो गांव होता है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो कुछ एक समस्याएं इसके वीएलईज की भी आती हैं कि वीएलई उनको अच्छे तरीके से ट्रीट भी नहीं कर पाता, समझा भी नहीं पाता। तो जो सीएससी सेंटर पर अगले उद्देश्य में आता है कि बिजली, पानी, शौचालय, सुरक्षा आदि की समस्याएं हैं, उनको भी दूर करना ज़रूरी है। नागरिकों के बैठने का विशेष प्रबंध भी किया जाए। जो सोसाइटी में हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारी इन बातों को आगे तक पहुंचाएं। जो सीएससी सेंटरों पर सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जाए, और एक अच्छी इंटरनेट सर्विस का कनेक्शन भी, जो अभी फ़िलहाल कार्य चल रहा है, हरियाणा सरकार की द्वारा भी चल रहा है, और काफ़ी सारे सेंटर सरकार के द्वारा भी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो अच्छी इंटरनेट की सर्विस का कनेक्शन देना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा प्रेरणा स्रोत हम कार्य कर सकते हैं जो समाज के अन्य लोगों को प्रभावित करे। और इसके बाद जो सोसाइटी का उद्देश्य है कि सभी एक सीएससी वीएलई जो ड्रेसिंग कोड को निर्धारित करने के बाद ड्रेसिंग कोड में ही रहें, ताकि वो एक अपना प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकें। वीएलई अगर हो सकता है कि काम उनके पास ऐसा ना हो, लेकिन उसका
जो कार्य है वो इसी प्रकार का होना चाहिए कि वो प्रोफेशनल तरीके से उसको कर पाएँ, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट से जो उसका लिंक है वो बना हुआ है, और बिना डिपार्टमेंटल लिंक के वो काम अपना नहीं कर पाता। और जब भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई वीएलई जाए, तो उस डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है, जो संबंधित अधिकारी है, वो पहले से ये जागरूक हो कि यह वीएलई का काम करता है और इसको सेवाएं जो देनी है वो ज़रूरी है। तो इसी तरीके से अगर ड्रेसिंग कोड में रहेंगे तो सभी को फ़ायदा है, वीएलईज को भी और उन अधिकारियों को भी। तो आप सभी लोगों के सुझाव से और कई ऐसी सूची बनाई जाएगी जो समाज सेवा और प्रोफेशनल कार्यों में भी हम आगे काम कर सकेंगे। कई ऐसे कार्य हैं जो सोसाइटी में मिलकर ही हो सकते हैं, चाहे वो कई प्रोफेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कार्य हों। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें ड्रेसिंग कोड्स है, मीटिंग्स अटेंडेंस है, सभी को इनका पालन करना पड़ेगा। जो सोसाइटी के मेंबर होंगे, ड्रेसिंग कोड उनका लागू लागू होगा। मीटिंग के लिए जो भी अटेंडेंस लगेगी वो उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, बातें शेयर नहीं करेंगे, तब तक इसका जो समाधान है समस्याओं का वो नहीं हो पाएगा। और हम इसमें सिर्फ जो सोसाइटी है उसमें वीएलई और ओएमटी आईडी जो इनके पास है उन्हीं को ही एक्सेप्टेड करेंगे, और जो वर्किंग कंडीशन में काम करना चाहते हैं। और इसके लिए हम एक इलेक्शन भी रखेंगे जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, अदर मेंबर्स भी उसमें अपना हिस्सा लेंगे। तो डिसीजन मेकिंग की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि आप वोटिंग के द्वारा जो सोसाइटी में डिसीजंस ले सकेंगे। और इसके बाद जो आती है मेंबर की बात, मेंबर सोसाइटी में 2 टाइप्स के होंगे, एक्टिव मेंबर और नॉन एक्टिव मेंबर। काफ़ी सारी समस्याएं ऐसी आई हैं, दोस्तों ने मेरे को बताई हैं कि जो वीएलईज हैं उन्होंने कहा है कि काफ़ी सारे ऐसे कार्य उनके साथ जुड़े हुए हैं कि वो हर एक मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। तो उसके लिए एक सोसाइटी का रूल रहेगा, सीएससी सोसाइटी के लिए, कि कुछ एक मेंबर एक्टिव होंगे, और जो एक्टिव मेंबर होंगे वह हर एक मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो लीड करेंगे अपने एरियाज़ को, और ऑल एक्टिविटीज़ को वो लीड करेंगे। डिसीजन मेकिंग जिनको कह सकते हैं वो एक्टिव मेंबर रहेंगे, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। और एक प्रोफेशनल जितने भी वर्क होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का, एक सोसाइटी में जो काम शुरू करने के लिए हम एक यूनिटी बनाएंगे, तो हर एक गांव में हम चाहते हैं कि उस काम को हम करने के लिए जो यूनिटी है उसके अकॉर्डिंग हम अपना कुछ ना कुछ टाइम ऐसा दे सकें जो हम एक्स्ट्रा वर्क में यूज़ कर सकें। तो उसके लिए जो प्रोफेशनल वर्क की एक्टिविटी रहेंगी वो सभी मिलकर एक्टिव मेंबर्स करते रहेंगे। और इसके अलावा कुछ एक टीम वर्क ऐसे होंगे जो हमें एक्स्ट्रा अर्निंग के सोर्स प्रोवाइड करवाएंगे, उनको एक्टिव मेंबर्स जो होंगे उन्हीं को ही शामिल किया जाएगा। और जो नॉन एक्टिव मेंबर्स होंगे उनका जो मेन रहेगा पार्टिसिपेट का इशू, कि जब भी कोई सोसाइटी का कोई वीएलई से रिलेटेड कोई भी ऐसा इशू आता है तो उसके रिलेटेड एक्टिव मेंबर और नॉन एक्टिव मेंबर दोनों अपना पार्टिसिपेट करेंगे। किसी भी अधिकारी से अगर कोई मिलना है, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दोनों मिलकर एक्टिव नॉन एक्टिव मेंबर जो सोसाइटी के सभी मेंबर होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन वो कोई भी ऐसी सोशल एक्टिविटी जो अलग से एक्टिव मेंबर कर रहे हैं उनका हिस्सा होकर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और कुछ भी अगर एक्टिव मेंबर्स जो रहेंगे वो डिसीजन मेकिंग तो रहेंगे ही, इसके अलावा कोई भी मान सम्मान अगर एक्टिव मेंबर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं तो इसका जो श्रेय है वो एक्टिव मेंबर्स को ही जाएगा। नॉन एक्टिव मेंबर्स अपना काम इंडिविजुअल तरीके से उसको कर सकते हैं, और कोई भी ऐसी पर्सनल मीटिंग में उनको, जो नॉन एक्टिव मेंबर हैं उनको पर्सनल मीटिंग में शामिल होने का इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन काफ़ी सारी मीटिंग्स ऐसी होंगी जिनमें नॉन एक्टिव मेंबर्स को भी बुलाया जा सकता है। सभी टाइप के इश्यूज इसमें आएंगे। नॉन एक्टिव मेंबर और एक्टिव मेंबर को थोड़ा सा और डिफाइन करने के लिए कभी मीटिंग, जैसे जैसे मीटिंग्स होंगी तो उनमें और ज़्यादा डिफाइन हो पाएंगे।
लेकिन जो रूल्स और रेगुलेशंस जो सबके लिए समान है वो ये हैं कि हर एक मेंबर्स को 100 रुपये जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग के लिए देने पड़ेंगे। 100 रुपीज़ में आपका ज्वाइनिंग होगी। कोऑर्डिनेशन आप किसी भी जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ब्लॉक वाइज मेंबर, उसको आप 100 रुपये डायरेक्ट दे सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। इसके लिए जो तरीका है वो मैं थोड़े टाइम के बाद आपको शेयर करूँगा। और इसके बाद जो दूसरी बात है ड्रेस कोडिंग की। ड्रेस कोडिंग का जो अमाउंट होगा वह भी दोनों मेंबर्स एक्टिव नॉन एक्टिव दोनों प्रोवाइड करवाएंगे और उसको पे करेंगे। और अगर किसी भी टाइप का कोई समस्या आती है तो जो आपके ब्लॉक लेवल पर आपका मेंबर्स है सोसाइटी का, उसको आप अपनी समस्या बताएंगे, वो समस्या आगे रेज करेगा और इसको हम जो अगर समस्या जेन्युइन है तो इसको हम अधिकारियों तक ले जाकर इसको सोल्यूशन करवाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी सारी बातें हुई आज के इस वीडियो में और काफ़ी मैं समझाना काफ़ी कुछ चाहता था, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी भी होंगी जो नहीं आपको समझ आई होंगी। हो सकता है शायद आप सोसाइटी ज्वाइन करें उसके बाद समझ आए। तो सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए। और आप हमारे इस टीम का एक हिस्सा बनिए। मेरी मेल पर आप अपना सेंड करिए जो भी कोड है, इसमें NUY आपने सेंड करना है और आगे सोसाइटी लिखकर अपनी क्वालिफिकेशन, आपका OMT ID, आपका एड्रेस और आपका सारा जो एड्रेस के साथ साथ फ़ोन नंबर वगैरह ये आप सेंड कर दीजिए। हम आपको अपनी जो सोसाइटी में ऐड करने के लिए आपके साथ कन्वर्सेशन करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं धन्यवाद चाहता हूँ आपका, और नेक्स्ट वीडियो में कोई नई एक ऐसी पहल करके हम फिर सामने आएंगे और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ नया कुछ करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।